नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Su-57 ये लोकल प्रोडक्शन की तरफ से है। पहले से ही एरो इंडिया शो के दौरान रशिया की तरफ से उनकी Su-57 फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया जा चुका है और अभी रशिया के स्टेट ओन्ड रोस्टेक कॉर्पोरेशन के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि HAL की नासिक प्लांट को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन के तौर पर आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑफिशियल्स के मुताबिक अगर भारत Su-57 को खरीदता है और इनको लोकली भारत में बनाना स्टार्ट किया जाता है तो नासिक प्लांट में इनको बनाने के लिए सिर्फ 30% तक ही नए टूलिंग की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि HAL की नासिक प्लांट में पहले से ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और स्किल्ड मैन पावर मौजूद है जो Su-30 MKI के 20 साल की प्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे सेट किया गया था। रोस्टेक के ऑफिसर ने यह भी बताया कि Su-57 जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसका प्रोडक्शन प्रोसेस खास करके असेंबली टेक्निक्स और वर्क फ्लो वगैरह काफी हद तक Su-30 MKI फाइटर जेट के साथ सिमिलर है। बस कुछ स्पेसिफिक सिस्टम जैसे कि स्टेल्थ एयरफ्रेम और एडवांस सब सिस्टम के लिए नए टूलिंग की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका एस्टिमेट बहुत ही कम होने वाला है। यहाँ खास बात यह कि अगर भारत Su-57 की लोकल प्रोडक्शन चूज करता है तो उससे काफी हद तक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाला है। HAL की नासिक प्लांट का स्किल्ड वर्कफोर्स भी एक मेजर एडवांटेजेस हमारे लिए होने वाला है, जिनके पास Su-30 MKI जैसे कॉम्प्लेक्स जेट की असेंबली करने का 2 दशकों का एक्सपीरियंस मौजूद है, जिस वजह से ट्रेनिंग और ट्रांजिशन कॉस्ट भी यहाँ पे काफी कम होने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकल प्रोडक्शन से पर यूनिट कॉस्ट 20 से 30% तक कम भी हो सकता है, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए Su-57 को एक फिजिबल ऑप्शन बनाने वाला है। आज की अगली अपडेट भारत के इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज की तरफ से है, जहां भारत अपनी स्पाई प्लेन की फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए फास्ट ट्रैक पर काम कर रहा है। इसका मकसद एयरबोर्न सर्वेलेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस को और भी मजबूत बनाना है। 21 मार्च 2025 को इंटेलिजेंस ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने लीडिंग वेस्टर्न डिफेंस कंपनी जैसे कि अमेरिका की L3 Harris टेक्नोलॉजी और फ्रांस की थेल्स ग्रुप के साथ एडवांस स्पाई प्लेन के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ये एयरक्राफ्ट एयरबस की A319 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाले हैं, जिससे DRDO और इंडियन एयरफोर्स मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इसमें सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन जैमिंग जैसे कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली। ये प्रोजेक्ट इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देता है, लेकिन वेस्टर्न सिस्टम के इंटीग्रेशन ने ग्लोबल कंपनीज को भी यहाँ पे अट्रैक्ट किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी इस रेस में मौजूद है, जिसका फोकस मेक इन इंडिया मॉडल के अंदर मैक्सिमम इंडिजिनस कंटेंट को यहाँ पे डिलीवर करने पर होने वाला है। L3 Harris US की एक जानी मानी कंपनी है जो कि स्पाई प्लेन को बनाने के लिए सब सिस्टम को सप्लाई करती है। उनकी टेक्नोलॉजी में एडवांस सिग्नल इंटेलिजेंस सूट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स और रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम शामिल होते हैं, जो कि भारत के हॉस्टल रीजन में एनिमी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने में और नेटवर्क को डिसरप्ट करने के लिए काफी एक्टिव साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। वहीं पर थेल्स एक फ्रेंच कंपनी और पहले से ही BL के साथ टाई अप करके भारत में अपना पैर जमा चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि एक होम ग्रोन डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है, नेत्रवेक्स प्रोग्राम में अपना रोल निभा चुका है, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन जैमिंग पेलोड बनाने में उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा लिमिटेड है। इसके लिए VL को अभी एक वाइल्ड कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। ये पूरा प्रोग्राम चाइना के थ्रेट के रिस्पांस में प्लान किया जा रहा है, जहां पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास पहले से ही एडवांस ISR प्लेटफॉर्म जैसे कि KJ-500 या फिर Y9 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है। इन प्लेटफॉर्म्स का बेस मेनली तिब्बत के होटान और नगरी गुंसा ऐसे एयरवेस है, जो भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर काफी करीब आते हैं। वहां से अगर चाहे तो चाइना इनको ऑपरेट करके इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इजीली टारगेट कर सकता है, तो उनको काउंटर करने के लिए भारत के इस पाइपलाइन एक मेजर रोल प्ले करने की उम्मीद किया जा रहा है। आज की अगली अपडेट इंडियन आर्मी की नए मॉडर्न इनडायरेक्ट फायर सिस्टम की तरफ से, और अभी महिंद्रा डिफेंस सिस्टम की तरफ से 50 व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया है। ये एडवांस व्हीकल माउंटेड मोटार सिस्टम महिंद्रा डिफेंस और UK की कंपनी मिलानियस के बीच एक कोलैबोरेशन का नतीजा है। इसमें कॉम्बैट प्रूवन अलाकरण मोटार सिस्टम को महिंद्रा के अर्माडो व्हीकल के ऊपर इंटीग्रेट किया गया, जो कि एक 4x4 हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, और ये सिस्टम इंडियन आर्मी के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट को फायर पावर मोबिलिटी दोनों प्रोवाइड करने वाला है। ये सिस्टम 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, जिसमें से एक 81 mm और दूसरा 120 mm की वेरिएंट के साथ आने वाला है। इस सिस्टम की खास बात इसकी शूट एंड शूट कैपेबिलिटी है, जो कि रैपिड फायर सपोर्ट प्रोवाइड करने में काफी काम आने वाला है। फायर करने के बाद इनको तुरंत रीपोजिशन भी किया जा सकता है और फिर से वहां से भी फायर किया जा सकता है। ऐसा करने से दुश्मन की वेपन लोकेटिंग रडार हमारी फायरिंग पोजीशन को सही तरीके से नाप नहीं सकते, जिससे दुश्मन की तरफ से हमारे ऊपर फायर आने का चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। फायरिंग रेंज की बात करें तो इसकी वेरिएंट को लेके यानी कि 81 mm और 120 mm की मोटार वेरिएंट को लेके 6.5
7.5 किलोमीटर से लेके 8.2 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकता है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करने वाला है, और इसका डिजाइन इतना लाइट वेट और रोबस्ट है कि इसको डेजर्ट कंडीशन से लेके माउंटेन एरिया तक इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। आज की अगली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एक फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट ड्रोन प्रोजेक्ट की तरफ से, जहां इंडियन एयरफोर्स ने एक सुपरसोनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल या यूसीएवी के लिए नई ग्राउंड वर्क को तैयार करना स्टार्ट कर दिया गया। ये प्रपोज्ड यूसीएवी सिस्टम 4 टन की इंटरनल वेपन बे और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के साथ आने वाला है, जो कि भारत के अनमैन्ड वॉरफेयर डोमेन में एक गेम चेंजर बन सकता है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी कंसेप्चुअल स्टेज में है, लेकिन इसके थ्रू इंडियन एयरफोर्स का मकसद एक ऐसे लार्ज, स्टेल्थी और हाई स्पीड यूसीएवी को डेवलप करना है जो फ्यूचर में डीप स्ट्राइक, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि सीड और प्रिसिशन स्ट्राइक जैसे मिशन को हैंडल कर सकेगा। और ये घातक यूसीएवी प्रोग्राम का एक सुपीरियर वेरिएंट होने वाला है। घातक यूसीएवी एक 13 टन क्लास का यूसीएवी होने वाला है, जिसमें 1.5 टन तक की इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी मौजूद होने वाला है। इसका डिजाइन लो रडार क्रॉस सेक्शन, इन्फ्रारेड सेपरेशन और स्टेल्थ सेपिंग पर बेस्ड होगा, जो इससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर एलओसी जैसे कंटेस्टेड जोन में एनिमी एयर डिफेंस से बचाकर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने में मदद करेगा। इसमें कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाने वाला, और इसका रोल मेनली सबसोनिक फ्लाइट में प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन जैसे कि स्मार्ट एंटी एयरक्राफ्ट वेपन या फिर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब को डिलीवर करने का होने वाला है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिस सुपरसोनिक यूसीएवी को डेवलप करने का एम रखा जा रहा है, ये साइज में घातक यूसीएवी से कई गुना बड़ा होने वाला है, क्योंकि 4 टन तक के इंटरनल वेपन को कैरी करने के लिए इसका साइज घातक यूसीएवी से 2 से 3 गुना बड़ा होना चाहिए। और इसमें हो सकता है फ्यूचर में डेवलप किए जाने वाले 110 किलोटन क्लास की एरो इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है। और इस तरह की ड्रोन सिस्टम चाइना की GJ-11, सापसोड या रशिया की ओखोत्निक जैसे ड्रोन के एक साथ कम्पीट करने वाले हैं, जो कि हमें दुश्मन के एरिया में जाकर डीप स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होने वाला है, और ऐसे सिस्टम 2040 के आसपास ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की जगुआर एयरक्राफ्ट की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के जगुआर एयरक्राफ्ट टेक्निकल इशू की वजह से क्रैश हुआ था, और क्रैश के बाद इसमें मौजूद 2 पायलट में से एक नौजवान पायलट की जान चली गई थी और दूसरे पायलट गंभीर रूप में घायल हो गए थे। इसी के चलते इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली इजेक्शन सीट के ऊपर सवाल उठना चालू हो चुका है, क्योंकि अगर प्लेन कंट्रोल से बाहर हुआ था तो पायलट सही टाइम पर रिजेक्ट क्यों नहीं कर पाए थे। जगुआर में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक कस्टमाइज इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको 1970s के टाइम पर डिजाइन किया गया था। इस सीट का नाम मार्क 9 है, और अभी इन सीट की स्पेयर पार्ट और सर्विस को लेकर काफी प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक मार्टिन बेकर की तरफ से इन सीट में इस्तेमाल होने वाली 256 टाइप की स्पेयर पार्ट को सप्लाई नहीं किया जा रहा है, और इस वजह से इंडियन एयरफोर्स को मेजर मेंटेनेंस इशू फेस करना पड़ रहा है। अभी हमारे पास बस ऐसे 140 के आसपास ऑपरेशन सेट बचे हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के सपोर्ट के बिना ये ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन सीट्स के लिए स्पेयर पार्ट को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, क्योंकि जगुआर अभी आने वाले 5 से 7 साल तक इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, और बिना प्रॉपर इजेक्शन सीट में इनको ऑपरेट करना पायलट की जान को दांव पर लगाने की जैसा होने वाला है। इस वजह से अगर इजेक्शन सीट्स को भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा सका तो हमें मजबूरी में आके पूरी जगुआर फ्लीट को ग्राउंडेड रखना पड़ सकता है। आज की अगली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के नए एरोसैट बेस्ड लो लेवल सर्वेलेंस सिस्टम की तरफ से है, जिसका एम उन जगहों पर रडार और कम्युनिकेशन कवरेज को प्रोवाइड करना है जहां चैलेंजिंग टेरेन की वजह से रेडियो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन लिमिटेड हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने एक पोर्टेबल सिस्टम के रिक्वायरमेंट को यहाँ पे आउटलाइन किया, जो एरोसैट या सिमिलर प्लेटफॉर्म के जरिए 80 से 120 किलोमीटर तक की लो लेवल कवरेज को प्रोवाइड कर सकेगा। इन सिस्टम में रडार, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम और डाटा कनेक्टिविटी मौजूद होगा, जो इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो पाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि करंट लो लेवल रडार सिस्टम का सबसे बड़ा लिमिटेशन उनका टेरेन और ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट पर डिपेंड करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रपोज सिस्टम लगभग सी लेवल से 5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने वाला है, जिसे रडार और कम्युनिकेशन पेलोड को एलिवेट किया जा सकेगा और टेरेन मास्किंग जैसे इशू को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकेगा। ये एडवांस एरोसैट सिस्टम लो फ्लाइंग थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई करने वाले फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर सकेगा, जो ट्रेडिशनल ग्राउंड बेस्ड रडार के लिए काफी मुश्किल होता है। साथ ही रिमोट एरियाज में भी एयर और ग्राउंड सिस्टम के बीच रिलायबल कम्युनिकेशन लिंक को एस्टेब्लिश कर सकेगा। एक और खास बात यह है कि ये सिस्टम हल्के और पोर्टेबल होने के साथ साथ इजीली डिप्लॉयबल होने वाले,
जिस वजह से इनको रिलोकेट करना बहुत ही आसान होने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एरोसैट को ऑपरेट किया जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी DRDO की तरफ से आकाशदीप और नक्षत्र जैसे सिस्टम को डेवलप किया गया था, जिनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ने रिक्वायरमेंट को इशू किया जा रहा है, जिसमें ये पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।